बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। फेज़ लैग एंड फेज़ लीड ये करना है। कल हमने फेज़ भी किया था कि फेज़ ऑफ एसी क्या होता है। किसी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो एंगल कॉरस्पॉन्ड करता है उसको किसी भी एट एनी इंस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ द एसी वोल्टेज। वो अब तो उसका फेज़ होता है। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ एसी। अब फेज़ लैग एंड फेज़ लीड के लिए हम एक वेव फॉर्म लेते हैं, वेव फॉर्म कंसीडर करते हैं। इसके लिए फॉर फेज़ लैग एंड फेज़ लीड के लिए एक ऐसे बनाते हैं वेव फॉर्म। तो फिगर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा व्हाट इज हाउ फेज़ लैग एंड लीड। इसके लिए एक कर्व हम बच्चे बनाते हैं यूं। ये ब्लैक कलर से मैं बनाऊंगी। ये क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये तो ये एक कर्व है हमारी। ये वाली ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको, और एक ये वाली। और नेक्स्ट हम बनाते हैं सेकेंड वन, जो है वो यूं है। यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली, फिर ज़ीरो, देन 3/2 पे ये मैक्सिमा पे पहुँचेगी, और इसके बाद अगेन ज़ीरो एंड इस पॉइंट पे ये कह लें, ये कर्व 1 है। दिस इज़ कर्व 1। इस वाली को आप कर्व 1 कह लो, और ये वाली जो है ना सेकंड वाली, इसको ब्लू वाली जो है इसको कर्व 2 कह लो। ये दिस इज़ कर्व 1 एंड दिस इज़ कर्व 2। तो हम देखते हैं कि इनके फेज़ एंगल कौन कौन से हैं इस वक्त। कर्व 1 को ले लेते हैं बेटा। कर्व 1 का आपको पता है ना कि t इज़ इक्वल टू 0 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे जब ये v की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, वोल्टेज ज़ीरो होती है, तो उस वक्त फेज़ ऑफ द एसी वोल्टेज, फेज़ क्या होता है, फेज़ एंगल। ऊपर वाली कर्व का हम फेज़ ऊपर लिख लेते हैं लाइन से, नीचे वाली का नीचे लिख लेते हैं। ये ऊपर वाली कर्व का फेज़ इस पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो होता है ना कि एंगल ज़ीरो होता है एट इंस्टेंट t इज़ इक्वल टू 0 पे वोल्टेज जो है वो मिनिमम होती है, यानी ज़ीरो के इक्वल। तो उस वक्त फेज़ b यानी एंगल थीटा जो वो b ज़ीरो निकलता है। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। अब ये देखिएगा आप नेक्स्ट। अब ये कर्व जब पॉजिटिव मैक्सिमा पे जाती है, v इज इक्वल टू वी नॉट पे होती है, तो उस वक्त इसका फेज़ कितना होता है, π/2। इस पॉइंट पे कर्व 1 का फेज़ कितना है, π/2। पॉजिटिव मैक्सिमा पे जब v इज इक्वल टू वी नॉट हो एट इंस्टेंट हाफ यानी 1 क्वार्टर साइकिल गुजरने के बाद फेज़ जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमा पे फेज़ की वैल्यू जो है π/2 होती है। एंगल जो है वो π/2 का होता है, कर्व का निकलता है उस वक्त। उसके बाद जब ये आ गई इस पॉइंट पे ज़ीरो पे अगेन, तो उस वक्त इसका फेज़ है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू के बाद डिक्रीज़ होते होते दोबारा ज़ीरो पे आई, तो उस वक्त इसका फेज़ होता है पाए। ये आपको पता है, शुरू में इनिशियली फेज़ ज़ीरो है, उसके बाद π/2 हो जाता है। हाफ 1 क्वार्टर गुजरने के बाद, सेकेंड क्वार्टर गुजरने के बाद पाए हो जाता है फेज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर 3 क्वार्टर्स टाइम गुजरने के बाद फेज़ जो है वो अगेन, यानी ये ब्लैक कर्व को हम देख रहे हैं, आपने ब्लू को नहीं देखना, ब्लैक कर्व है। तो इस पॉइंट पे उसका फेज़ क्या हो जाता है, 3π/2। क्या होती है फेज़ की वैल्यू, 3π/2 जब वो
पॉजिटिव मैक्सिमा से यानी ये हम ये वाली कर्व ब्लैक वाली देख रहे हैं, उसका जब ये नेगेटिव मैक्सिमा पे होती है उस वक्त इसका फेज़ कितना होता है 3π/2। उसके बाद लास्ट क्वार्टर गुजरने के बाद टाइम जो है वो टी के इक्वल हो जाता है, तो उस वक्त लास्ट क्वार्टर गुजरने के बाद वो पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेती है कॉयल अपना। उस वक्त राउंड के एंड में इसका फेज़ यानी वो कितना फेज़ एंगल मूव कर चुकी होती है, दैट इज़ इक्वल टू 2π, 360 डिग्री और 2π के इक्वल होता है। ठीक है, ये ज़ीरो, ये π/2, इस पॉइंट पे इसका फेज़ पाए है, इस पॉइंट पे इसका फेज़ इस पॉइंट पे क्या है 3π/2 के। हमने ब्लैक कर्व का फेज़ लाइन से ऊपर लिख लिया और ये जो है और हम इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को कह लेंगे पॉइंट, ये स्टार्ट वाले पॉइंट को हम कह लेते हैं पॉइंट ए, और इसको सेकंड वाले पॉइंट को इसको ए कह लिया, इसको ये वाला पॉइंट जो है इस पे इस पॉइंट को हम कह लेते हैं बी। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कह लेते हैं सी, इसको सी कह लेंगे, और इसको क्या कहेंगे डी, ये वाला पॉइंट, और लास्ट वाला पॉइंट क्या कहलाता है ई, इसको हम ई कह लेंगे। और ब्लू वाली कर्व यानी ब्लैक वाली कर्व का फेज़ हमने लाइन से ऊपर लिख दिया। अब ये डार्क वाली कर्व का, ब्लू वाली कर्व का सेकंड कर्व 2 का फेज़ देखते हैं। इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कर्व 2 अपने किस पे है, नेगेटिव मैक्सिमा पे, यानी इसमें v की वैल्यू किसके इक्वल है, -v0 के। ठीक है, तो जब -v0 हो, किसी कर्व के फेज़ की वैल्यू -v0 हो, तो उस वक्त फेज़ नहीं, जब उसकी वोल्टेज -v0 पे हो या नेगेटिव मैक्सिमा पे हो, तो उस वक्त इट मीन्स के जिस तरह ये कर्व ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुँच गई है, तो इसने कितने क्वार्टर्स मूव कर लिए हैं, 1 2 3, यानी जब 3 क्वार्टर्स के इक्वल टाइम गुजर चुका होता है उस वक्त वोल्टेज जो है वो नेगेटिव मैक्सिमा पे होती है, तो उस वक्त फेज़ एंगल क्या होता है, नेगेटिव मैक्सिमा पे फेज़ एंगल क्या निकलता है किसी कर्व का 3π/2। इट मीन्स के कर्व 2 इस पॉइंट पे कर्व 2 का फेज़ जो है वो 3π/2 है, यानी उसका फेज़ एंगल जो है 3π/2 है। जब वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव -v0 के इक्वल आए तो उस वक्त फेज़ एंगल जो है 3π/2 के इक्वल होता है। यहाँ लास्ट टॉपिक में हमने जब वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद करंट जब हमने किया था तो उस वक्त मैंने फ़ेज़ आपको बताया था, उसके बाद फेज़ का भी पढ़ा था तो उसमें आपको बताया लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट बी। इस पे ये कर्व 2 का फेज़ 3π/2 के बाद वो यानी जब पहुंचती है 0 पे, यानी अगला क्वार्टर गुजरने के बाद ये कर्व जो है नेगेटिव मैक्सिमा के बाद वो अगेन कहाँ पहुंच जाती है 0 पे, तो उसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है। और इस पॉइंट पे उसका ये कर्व अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है पॉइंट बी पे। तो जब एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा कर्व तो उस वक्त उसके फेज़ की वैल्यू क्या होती है 2π, यानी वो कितना फेज़ एंगल मूव कर चुकी होती है, फेज़र डिस्टेंस कवर कर चुकी, फेज़र एंगल मूव कर चुकी थी, 2π के इक्वल होता है इस वक्त। तो सो पॉइंट बी पे कर्व 2 का फेज़ जो है वो 2π के इक्वल है पॉइंट बी पे। उसके बाद पॉइंट सी जो है अगला पॉइंट, अगला क्वार्टर गुजरने के टाइम के बाद आप देखें ये कर्व टू पॉइंट बी पे सी पे कहाँ है, अब वो है पॉजिटिव मैक्सिमा पे, यानी दूसरा उसने अपना दूसरा साइकिल शुरू कर लिया हुआ है, तो सेकेंड साइकिल शुरू कर लिया हुआ है, तो उस वक्त वो पॉजिटिव मैक्सिमा पे है। तो जब कोई कर्व पॉजिटिव मैक्सिमा पे हो तो उस वक्त उसका फेज़ क्या है, फेज़ एंगल क्या होता है π/2 के, यानी इसका फेज़ अगेन क्या हो गया π/2, यानी यहाँ, और फिर वापस वो π/2 से यहाँ आए पॉइंट डी पे आई, तो इस वक्त इस कर्व का फेज़, कर्व सेकंड का फेज़ यानी π/2 के बाद क्या होता है पाए, यानी जब वो π/2 के बाद वो π/2 एंगल मूव कर चुकी होती है, करने के बाद वो अगला उसका फेज़ पॉइंट डी पे कर्व 2 का फेज़ उसकी वैल्यू क्या है π/2 से डिक्रीज़ होके अगेन 0 पे आ गई। तो जब कोई कर्व मैक्सिमम से दोबारा मिनिमम की तरफ आती पे पहुंचती है मिनिमम वैल्यू पे, तो उस वक्त उसका फेज़ पाए होता है, यानी उसने हाफ साइकिल मूव कर लिया, यहाँ से शुरू हुआ इसका सेकंड साइकिल, यहाँ तक पहुँच के उसने हाफ साइकिल के इक्वल डिस्टेंस हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। उस वक्त हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद किसी कर्व का फेज़ यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद पाए हो जाता है, यानी उसने हाफ सर्कल मूव किया है, पाए एंगल मूव किया है, पाए फेज़ एंगल।
उसके बाद यहाँ से वो अगेन कहाँ जाती है, नेगेटिव मैक्सिमा पे। जब कोई कर्व, आपको पता है जब कोई कर्व या वोल्टेज अपनी नेगेटिव मैक्सिमा पे हो, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो, उस वक़्त उस पॉइंट पे उसका फेज़ किसके इक्वल होता है, उस वक़्त 3π/2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 3π/2 के इक्वल। ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, उसके लिए देखें आप, इसमें अब इसी तरह ही बताएंगे आपको। तो अब आप देखें कर्व 1 और 2 को कंपेयर करें, इसके इनके फेजेस को कंपेयर करें। पॉइंट ओ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्व 1 जो है उसका फेज़ एंगल है 0। कर्व 2 का फेज़ एंगल क्या है, 3π/2। यानी कर्व 2 जो है उसका फेज़, वो फेज़ में कर्व 1 से ज़्यादा है, यानी उसका फेज़ की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कितनी ज़्यादा है, कर्व 2 का फेज़ थीटा, वो उसका फेज़ निकालें, वो क्या होता है, 3π/2 है। कर्व 1 का फेज़ क्या था, 0। 3π/2 में से 0 माइनस करें, इनका फेज़ डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ फेज़ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3π/2। अच्छा, तो अब हम देखते हैं फिगर 1 ये शो करती है कि टू वेव फॉर्म्स 1 एंड 2 को शो कर रही है। द फेज़ एंगल ऑफ वेव फॉर्म 1 एंड 2, उनके फेज़ एंगल्स बता रही है। ऊपर कर्व 1 का फेज़ एंगल है, नीचे कर्व 2 का फेज़ एंगल है। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब द फेज़ एंगल ऑफ वेव फॉर्म 1 एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एंड ई हैज़ बीन शोन अबव द एक्सिस। वो उनको हमने अबव द एक्सिस लिखना है, या आप बताएंगे। एंड दोज ऑफ वेव फॉर्म 2 जो है बिलो द एक्सिस हैं, वो उनके फेजेस की वैल्यूज़ बिलो द एक्सिस हैं। तो एट पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे देखो, द फेज़ ऑफ 1 इज़ π/2। कर्व 1 का फेज़ क्या है, π/2। कर्व 2 का फेज़ पॉइंट बी पे क्या है, 2π ही है ना। कर्व 1 का फेज़ π/2 है, कर्व 2 का फेज़ नहीं, 3π/2 डिस्टेंस मूव करने के बाद कर्व 2 का फेज़ तो 0 हो जाता ना बेटा, सॉरी ये गलत है थोड़ा सा। 3π/2 के बाद फेज़ की वैल्यू, अगली वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कर्व 1 का फेज़ π/2 है, कर्व 2 का फेज़ जो है वो 0 है। ठीक है, तो इनका फेज़ डिफरेंस क्या आ गया, हम पॉइंट बी पे देख लेते हैं। पॉइंट बी पे फेज़ डिफरेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू कर्व 2 जो है वो लीड का, यानी उसका फेज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कर्व 1। पॉइंट 2 पे नहीं, सॉरी, पॉइंट बी पे कर्व 1 जो है उसका फेज़ है π/2 और कर्व 2 का फेज़ है 0। तो हम क्या करेंगे, कर्व 1 के फेज़ में से कर्व 2 का फेज़ निकालेंगे, यानी π/2 में से 0 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट बी पे फेज़ डिफरेंस इनका क्या आ गया, π/2। यानी इनके इस पॉइंट में इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस जो है ना दैट इज़ इक्वल टू π/2। इसी तरह पॉइंट सी पे देखें। पॉइंट सी पे कर्व 1 का फेज़ जो है वो दैट इज़ इक्वल टू क्या हो गया, पाए। कर्व 1 का फेज़ पाए है, और कर्व 2 का फेज़ क्या है, कर्व 2 के फेज़ की वैल्यू क्या है, कर्व 2 का यहाँ से 0 से होके मैक्सिमम पे, यानी 9 मैक्सिमम वैल्यू पे इसका के पॉजिटिव मैक्सिमम पे इसका फेज़ होता है π/2। यानी कर्व 2 का फेज़ π/2 है, कर्व 1 जो है उसका फेज़ जो है वो पाए है। तो हम कर्व 1 के फेज़ में से कर्व 2 के फेज़ की वैल्यू निकाल देंगे, पाए में से π/2 निकालेंगे तो क्या आएगा, π/2। यानी इन दोनों कर्व्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस जो है, इनके फेजेस में जो डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू π/2। पॉइंट बी पे भी π/2 का फेज़ डिफरेंस था, पॉइंट सी पे भी वो जो है फेज़ डिफरेंस जो है π/2 था एट सी, पॉइंट सी पे, और एट पॉइंट बी पे ये था। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट डी पे। एट पॉइंट डी पे क्या है, कर्व 1 का फेज़ क्या है, 3π/2। कर्व 1 का फेज़, ये जो ब्लैक वन है उसका फेज़ क्या है, फेज़ एंगल 3π/2। तो कर्व 1 के फेज़ में से कर्व 2 का फेज़ इस पॉइंट पे क्या है, पाए।
3π/2 में से निकालिएगा पाए तो क्या आ जाएगा आपके पास। अगेन जो है 3π/2 में से पाए निकाल लें तो क्या आ जाता है आपके पास, ये 3π - 2π, ये अगेन आ जाता है π/2। ये डिफरेंस बराबर आता है π/2 के। यानी पॉइंट डी पे भी इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो क्या आया, π/2। और इसी तरह पॉइंट ई पे देखें, एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पे इनका फेज़ डिफरेंस देखिएगा। कर्व 1 का फेज़ डिफरेंस क्या है, उसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया ब्लैक वन कर्व ने, तो उसका फेज़ डिफरेंस है 2π के, फेज़ है, फेज़ एंगल जो है 2π के इक्वल है। कर्व 2 का फेज़ एंगल इस पॉइंट पे क्या है, किसके इक्वल है, 3π/2 पे। 2π में से आप 3π/2 निकालिएगा तो देखें क्या आता है। 3π/2 निकालें तो ये आ जाता है 4π - 3π, ये अगेन आ जाता है π/2। यानी इनका फेज़ डिफरेंस क्या आ गया, π/2। कौन सी कर्व, कर्व 1 जो है हर पॉइंट पे फेज़ में आगे है कर्व 2 से, यानी और उनके दरमियान जो है फेज़ डिफरेंस हर पॉइंट पे फेज़ डिफरेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू π/2। हम क्या कहेंगे, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि कर्व 1 जो है कर्व 2 को लीड करती है। जिस कर्व का फेज़ डिफरेंस ज़्यादा होगा वो लीड करेगी। कर्व 1 लीड्स कर्व 2 विद द फेज़ एंगल ऑफ π/2। यानी कर्व 1 लीड्स कर्व 2 विद द फेज़ एंगल ऑफ π/2। यानी कर्व 1 जो है π/2 एंगल्स जो के फेज़ डिफरेंस से, यानी π/2 एंगल ज़्यादा है उसका फेज़ एज़ कम्पेयर टू कर्व 1 कर्व 2, तो इसलिए कर्व 1 जो है इट लीड्स द कर्व 2। सिमिलरली कर्व 2 जो है वो पीछे है फेज़ में एज़ कम्पेयर टू कर्व 1, तो इट मीन्स कि उसका फेज़ डिफरेंस जो है वो दैट इज़, यानी वो कर्व 2 जो है वो पीछे है, तो इट मीन्स कर्व 2 लैग्स। कर्व 2 हम ये कहेंगे कि कर्व 2 लैग्स बिहाइंड कर्व 1 विद द फेज़ एंगल ऑफ π/2। यानी वो कर्व 2 π/2 के एंगल से लैग करती है, एंड कर्व 1 जो है दैट लीड्स कर्व 2 विद द फेज़ एंगल ऑफ π/2। यानी इन बोथ केसेस, यानी दोनों का जो लीड करती है उसका भी फेज़ डिफरेंस जो है कर्व 1 से 2 से वो जो है π/2 है, जो लैग करती है उसका भी फेज़ डिफरेंस जो है वो π/2 है। यानी वो एक कर्व जो है वो π/2 के एंगल से लीड कर रही है, दूसरी जो है वो जो पीछे है वो लैग कर रही है, दैट लैग्स बिहाइंड कर्व 1। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए एक सेकेंड एग्जांपल देखिएगा इसी तरह से। चलें अब ये V0 है, ये V0 माइनस V0, ये यहाँ V0, तो इनको भी देख लेते हैं। इस एग्जांपल को भी, इस डायग्राम को भी देखिएगा। अगेन वो ब्लैक एंड इनसे से शो कर लेते हैं। कर्व 1 जो है वो हम इस तरह ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये कर्व 1 ले लेते हैं हम। ये कर्व 1 है, ये यूँ आ रही है इस तरह से। इसके बाद हम कर्व 2 लेते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम कर्व 2 जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। इस पॉइंट पे t=0 पे ये कर्व यहाँ है पॉजिटिव मैक्सिमा पे। इसके बाद वो कम यानी रिड्यूस होके ये इस पॉइंट पे ये कर्व 0 पे आ जाती है। अगेन इस पॉइंट पे वो पॉजिटिव मैक्सिमा पे होगी, नेगेटिव मैक्सिमा पे, और अगेन ये 0 हो जाएगी, और इस पॉइंट पे एंड पे साइकिल के ये पॉजिटिव पीक पे होगी। यूँ ये
आपको नज़र आ रही होंगी कर्व वाइट और ब्लैक कर्व्स, ये हम इस तरह कर लेते हैं। तो इनमें देखिएगा अब हम इसी तरह अगेन पीछे की जिस तरह पहले किया था, एक का फेज़ जो है वो ऊपर लिख लेते हैं, कर्व वन के फेज़ की वैल्यूज़ जो हैं हम ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारी ब्लू वाली जो है कर्व वन है, इसके फेजेस की वैल्यूज़ हम ऊपर लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे स्टार्ट पे इसका फेज़ क्या है, इस कर्व का पॉइंट ए पे, ये दिस कर्व हैज़ फेज़ ज़ीरो, फेज़ एंगल जो है इसका ज़ीरो है। इस पॉइंट पे इसका कर्व फेज़ एंगल जो है वो π/2 है कर्व वन का, और इस पॉइंट पे कर्व वन का फेज़ जो है वो पाए है। ठीक है, ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए। और नेक्स्ट जो है इस पॉइंट पे इसी कर्व का फेज़ 3π/2 है। सॉरी, ये ऊपर लिखना था, गलती होगी। ये कर्व वन के फेज़ की वैल्यू हम ऊपर लिख रहे हैं, 3π/2 है। लास्ट पॉइंट पे इसका फेज़ क्या है, 2π, इसके फेज़ की वैल्यू क्या है 2π। जब वो पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेती है तो इसका फेज़ जो है वो इसने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया राउंड, तो इसका एक चक्कर कंप्लीट किया तो इसका फेज़ 2π हो गया। अब सेकंड कर्व हम ये वाली लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव मैक्सिमा पे है, जब कोई कर्व पॉजिटिव मैक्सिमा पे होती है तो उस वक्त उसका फेज़ जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो ये हमने नीचे लिखनी है। इस वाली ब्लैक वाली कर्व के फेज़ की वैल्यूज़ हम इस तरफ एक्सिस के नीचे लिखते हैं। तो वो क्या है, इसका फेज़ इस वक्त क्या है, कर्व टू का π/2। अब इस पॉइंट पे कर्व टू का फेज़ π/2 के बाद क्या हो गया, पाए। पॉइंट बी पे इसके फेज़ की वैल्यू क्या होगी, पाए। अगेन पॉइंट ए पे इसका फेज़ π/2 था, पॉइंट बी पे इसका फेज़ क्या है, पाए। ये पॉइंट क्या है, सी, इस पे इस कर्व का फेज़ है, पाए के बाद क्या आता है इसका फेज़, पाए यानी नेगेटिव मैक्सिमा पे जब कोई कर्व होती है तो उसका फेज़ क्या होता है, 3π/2 के इक्वल, 3π/2। पॉइंट डी पे पहुंच के इसके फेज़ की वैल्यू डी पे पहुंच के इसके फेज़ की 3π/2 के बाद इसका फेज़ क्या है, फेज़ एंगल क्या हो जाता है, 2π के फेज़ की वैल्यू हो जाती है 2π। तो ये सी डी है पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, ई। पॉइंट ई पे कर्व टू का ये जो ब्लू वाली ये ब्लैक वाली कर्व है उसका फेज़ क्या है, 2π से। अब अगेन इसका फेज़ क्या हो गया, ज़ीरो। 2π से इसके फेज़ की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। सॉरी बच्चे, ये थोड़ा सा था। 2π में जब कोई कर्व अपना, यानी ये तो ये इसने फर्स्ट राउंड ट्रिप, यहाँ इसका फर्स्ट राउंड ये है, इस पॉइंट पे इसका फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया, तो उस वक़्त इसने एंगल कितना मूव किया, 2π के इक्वल, यानी कर्व टू का एंगल है 2π। इसके बाद इसका सेकेंड राउंड शुरू हो गया, तो सेकेंड राउंड में हम क्या करते होते हैं, एंगल फेज़ एंगल क्या होगा, सेकेंड राउंड का 1 क्वार्टर कंप्लीट करें तो π/2 के फेज़ में, यानी ये π/2 बढ़ गया इसका फेज़। 2π में π/2 ऐड करो तो बेटा क्या आता है, 2π में π/2 ऐड करें तो ये आता है 4 + 1 5π/2 आ जाता है। 2π में π/2 ऐड करो तो ये आ जाता है 5π/2। यानी जब कोई कर्व एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के बाद अगेन पॉजिटिव मैक्सिमा पे हो उसकी, यानी पॉजिटिव पीक पे हो वोल्टेज की वैल्यू, तो उस वक़्त उस कर्व का फेज़ जो है, फेज़ एंगल 5π/2 होगा। ठीक है, वो उस वक़्त क्या था, इसका फेज़ 5π/2 के इक्वल। तो अब हम देखते हैं इस कर्व को अगेन, यानी ये पॉइंट्स कंप्लीट हुए। तो पॉइंट ए पे अब देखिएगा, कर्व वन जो है, कर्व वन है ये वाली, कर्व टू है ये वाली कर्व, ये ब्लैक वाली। कर्व वन का फेज़ एट पॉइंट ए, उसका फेज़ क्या है, ज़ीरो। कर्व टू के फेज़ की वैल्यू क्या है, π/2। अब क्या है, कर्व टू का फेज़ आगे है, कर्व टू यानी इसका फेज़ ज़ीरो हुआ कर्व वन का, जिसको हमने ये वाली ब्लू वाली का, और इसका फेज़ जो है वो टू का फेज़ जो है वो π/2 है। तो इनका फेज़ डिफरेंस क्या हुआ, π/2, यानी कर्व टू का फेज़ ज़्यादा है
π/2 माइनस 0, तो फेज डिफरेंस क्या आ गया, π/2। तो कर्व 2 जो है वो लीड कर रही लैग कर रही है, यानी लैग नहीं कर रही, उसका फेज़ क्या था, π/2 था, ठीक है। कर्व 2 फेज़ में आगे है एज़ कम्पेयर टू कर्व 1। अब हम कर्व 2 के फेज़ में से कर्व 1 की वैल्यू, फेज़ की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हर पॉइंट पे। पॉइंट बी पे आप देखें, इस पॉइंट पे आप देखिएगा, कर्व 1 का फेज़ की वैल्यू क्या थी, π/2। कर्व 2 का फेज़ क्या था, पाए। अब आप पाए में से π/2 निकालो, पाए माइनस π/2, तो अगेन फेज़ डिफरेंस क्या आता है, π/2। यानी दोनों के दरमियान, दोनों कर्व्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस जो है π/2 है। लेकिन कर्व 2 जो है वो दैट लीड्स कर्व 1 विद द फेज़ डिफरेंस ऑफ π/2। यानी देखिए ना, कर्व 1 का फेज़ एंगल क्या है, π/2। कर्व 2 का फेज़ एंगल क्या है, पाए ज़ाहिर है बड़ा है π/2 से, तो इट मीन्स कि कर्व 2 जो है दैट लीड्स कर्व 1 विद द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इसी तरह बाकी पॉइंट्स पे भी देखें, पॉइंट सी पे भी, तो यहाँ भी इन दोनों कर्व्स के दरमियान π/2 का फेज डिफरेंस है। यानी कर्व 2 का फेज़ है 3π/2, कर्व 1 का फेज़ क्या है, पाए। ज़ाहिर है 3π/2 270 डिग्री का एंगल 180 डिग्री के एंगल से बड़ा है, यानी कर्व 2 जो है वो फेज़ में आगे है एज़ कम्पेयर टू कर्व 1। यानी कर्व 2 जो है इट लीड्स द कर्व 1 विद द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। यहाँ भी कर्व 1 जो है वो, कर्व 2 जो है वो कर्व 1 को लीड कर रही है, और कर्व 2 जो है दैट लैग्स बिहाइंड कर्व 1, ठीक है, वो कर्व वो लैग कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट डी पे भी यही है, पॉइंट ई पे भी यही है। कर्व 1 का फेज़ 5π/2 है, और सॉरी कर्व 1 का फेज़ 2π है, कर्व 2 का फेज़ एंगल जो है वो 5π/2 है। ज़ाहिर है कर्व 2 का फेज़ एंगल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कर्व 1, तो 5π/2 में से अगेन 2π निकालें तो दैट इज़ इक्वल टू π/2। यानी यहाँ भी इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस जो है वो π/2 के इक्वल है। कर्व 2 जो है लीड कर रही है कर्व 1 को, एंड कर्व 1 लैग्स बिहाइंड कर्व 2 विद द फेज़ डिफरेंस ऑफ π/2। हम यही कहेंगे इस तरह से। इसके बाद ये है कि इन इसको फेजेस को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इनकी क्या होती है ये देखना है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मतलब दो कोई कर्व्स हों हमारे पास, कोई एक सपोज एक कर्व 1 जो है वो करंट को, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, कर्व 2 जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये दो क्वांटिटीज़ को, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, करंट और वोल्टेज दोनों ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है ना, दोनों ही साइन फंक्शन है उसका टाइम का। तो इसलिए अगर एक को हम सपोज एक को हमने वोल्टेज को एक कर्व से रिप्रेजेंट कर दिया, कर्व 2 को हमने करंट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर हमने इन दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को वेक्टरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर डायग्राम में। तो फेज और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इज बेसिकली यूज टू शो द फेज डिफरेंस। वो इनके दरमियान फेज डिफरेंस दिखाने के लिए यूज़ होती है बिटवीन इन दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के दरमियान। ऑल्दो दीज क्वांटिटीज़ आर नॉट वेक्टर्स, हालांकि ये क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं हैं लेकिन साइनोसाइडली वेरी कर रही हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय आ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, यानी इनको किसी एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोटेटिंग वेक्टर से, प्रोवाइडेड साथ ये है कि इट सेटिस्फाइज द, ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि इस वेक्टर की इट्स लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट, यानी किसी खास स्केल के अकॉर्डिंग इस क्वांटिटी की लेंथ जो है वो, इस वेक्टर की लेंथ जो है रिप्रेजेंट्स द पीक और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सपोज अगर वो कर्व जो है 2 जो है अगर वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इस वक्त किसी भी पॉइंट ए पे, यानी ये करंट की पीक वैल्यू को शो करेगी। यानी कि यहाँ करंट जो है नेगेटिव पीक पे है, वोल्टेज जो है वो 0 है, यानी ये शो करेगी कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को विद द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इस तरह से हम बताएंगे।
तो अब इसके बाद ये है कि सेकंड पॉइंट इसका ये है कि सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट एनी इंस्टेंट व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ ज़ीरो, यानी अगर कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है उसका फेज़ किसी पॉइंट पे हम यहाँ ले रहे हैं, इसका फेज़ जो है वो अगर वोल्टेज वाली करंट का फेज़ ज़ीरो है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। यहाँ ही हम कर लेते हैं फेज़ डिफरेंस और वो वेक्टर डायग्राम कि अगर जो है करंट वाली का वो किसी पॉइंट पे उसका फेज़ डिफरेंस फेज़ एंगल जो है वो ज़ीरो है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। करंट जो है वो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, यानी वो सेकंड कर्व से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो वो जो है उसका फेज़ जो है यानी ये जो है वोल्टेज लीड कर रही हो, करंट लैग कर रहा हो, तो वोल्टेज का अगर इन दोनों के दरमियान π/2 का फेज़ डिफरेंस हो तो वोल्टेज को हम सेकंड वेक्टर से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इस वर्टिकल क्वांटिटी से वर्टिकल यानी जो मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, जो यानी इट इज़ इन द यानी जो क्वांटिटी किसी पॉइंट पे ज़ीरो होती है इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगी एट एनी इंस्टेंट। तो व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ ज़ीरो तो इट विल बी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इट इज़ इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, यानी ये ऐसे पॉजिटिवली इंक्रीज़ करेगी ये वाली इस तरह से। उसके बाद ये है कि अगर थर्ड पॉइंट इनमें थर्ड कंडीशन ये होगी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज़ द सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी जो इस रोटेटिंग वेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी किसी वही उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विल बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर। जो उनके जिस फ्रीक्वेंसी से ये वेक्टर रोटेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से इसको कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। यानी एक वेक्टर को दो कर्व्स होंगे हमारे पास, एक जो है करंट को शो करे, दूसरी जो है वो वोल्टेज को शो करे, तो जौन सी कर्व जो है वो लैग करेगी उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे, यानी किसी पॉइंट पे अगर एक कर्व जो है वो ज़ीरो पे तो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ, और जो लीड करेगी उसको वर्टिकल वेक्टर के साथ इस तरह शो करेंगे वी से। अब सपोज का वन जो है इन द फिगर, ये जो ऊपर वाली हमारी फिगर थी 16 पॉइंट ये वाली ले लें इसी तरह की, ये वाली है इसमें ही कि शोज़ दैट द साइनोसाइडल वोल्टेज वेव फॉर्म लीडिंग द, यानी हम इसको इस वाली को वोल्टेज से, कर्व वन जो है वो वोल्टेज को शो करती है और कर्व टू जो है वो करंट को, यानी वो कर्व टू जो है इट शोज़ द करंट, यानी ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वेव फॉर्म है उसकी, और ये है वोल्टेज की, यानी ये करंट को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके मिली है और ये वोल्टेज को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके मिली है। तो इस ये कर्व ये शो कर रही है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है जो है वोल्टेज को, यानी करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, यानी वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो ये आप बेटे यहाँ जब 3π/2 हो ना तो 3π/2 जो है ना माइनस 3π/2 जो है ना वो उसकी वो एक्चुअली ये देखें ना, ये अगर ये एंगल π/2 हो, यहाँ से यहाँ तक का एंगल π/2 हो, तो ये 3π/2 जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल होता है। मैं आपको यूँ दिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक के एंगल को, ये π/2 है, तो अगर एक का यहाँ से कोई वेक्टर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक मूव किया, उसने रोटेट किया, तो यहाँ पहुँच के उसका एंगल जो है वो 3π/2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा 3π/2 जो π/2 का उलट है, यानी 3π/2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू, इसको हम -π/2 भी कह लेते हैं,
इसका उसके ऑपोजिट एंगल है ना π/2 का, तो ये इसको -π/2 भी कह लेते हैं, 3π/2 को। इसीलिए ये इस केस में ना, जब ये देखें स्टार्ट पे पॉइंट ए पे कर्व 1 का फेज़ जो है वो वोल्टेज वाली कर्व का फेज़ जो है वो 0 है, कर्व 2 का यानी करंट वाली कर्व का फेज़ क्या है, -π/2। तो -π/2 तो कम है ना, ज़ीरो के मुकाबले में छोटा है, यानी ज़ीरो में से आप अगर ज़ीरो के फेज़ में से -π/2 माइनस करें तो ये क्या आ जाता है, देखिएगा ये आ जाता है 0 + π/2, यानी फेज़ डिफरेंस क्या आ जाता है, वो π/2 ही आता है, यानी कर्व। इसलिए ये यहाँ यूँ था, 3π/2 को हम -π/2 लेते हैं भी कहते हैं, इसलिए। तो ये इस तरह से है। तो हम ये वेक्टोरिकली अगर दो कर्व्स को रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर करंट जो है वो लैग करे, वोल्टेज लीड करे, तो हम करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे, और अगर करंट की पीक वैल्यू जो है पीक वैल्यू वोल्टेज के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो करंट वाला वेक्टर जो है उसकी लेंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज वाले वेक्टर से। ठीक है, ये वोल्टेज वाला है। तो इनके दरमियान एंगल फेज़ डिफरेंस क्या है, π/2 का। ये दोनों केसेस में फेज़ डिफरेंस π/2 था, तो ये हमने यहाँ π/2 लिखेंगे इस तरह से। आगे जब हम मज़ीद करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, ये आगे बार बार इसकी रेपिटेशन होनी है, ये फेज़ एंगल, फेज़ डिफरेंस और फेज़ लीड, फेज़ लैग, इन सारों की। ठीक है, तो ये अब आपने जैसे जहाँ तक पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से इसको दोबारा रीड करिएगा और इसको दोबारा रिवाइज़ करें और समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आए तो फिर कमेंट करें मुझे नीचे, तो फिर मैं कि भी हमें समझ नहीं आया तो मैं दोबारा फिर अगेन आपको यानी ये कोशिश करूँगी कि आपको समझ आए, क्योंकि मुझे तो आप ही को समझाना है ना, मुझे आगे तो नहीं भागना, मुझे तो आपको समझा के आगे जाना है ना, तो आपको भी समझ आनी चाहिए। तो आप लोग भी क्लासेस रेगुलरली अटेंड किया करें। आप लोग बेटा बहुत इस तरह कम से कम होते जा रहे हैं, इस तरह ना किया करें, रेगुलरली लें, ताकि दोबारा जब आप कॉलेज आएँ तो आपका ये ज़्यादा अच्छी तरह सेकेंड ईयर का सिलेबस ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर हो जाए। अब आपके पास नेक्स्ट ईयर तो सिर्फ सेकेंड ईयर के मार्क्स ही होंगे ना, बोर्ड में तो आपने वही मार्क्स हैं, उन्हीं की बेस पे आपके रिज़ल्ट डिसाइड होगा। तो और तो आपके पास अब चांस ही नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर का दिया तो आपको वहाँ पता चल गया जी कम मार्क्स हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो सेकंड ईयर में ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। अब आपको सेकंड ईयर के ही मार्क्स आपके हैं सब कुछ होने, तो इसलिए कोशिश किया करें कि भाई अच्छे तरीके से ये क्लासेस भी लें, ऑनलाइन भी, और ये अपने लेक्चर्स तो आपके अब सेव हैं यूट्यूब पे, ये आपके सेव हो जाएंगे, सेव हैं, लिंक्स आपके पास हैं। वैसे भी आप चैनल का लिंक आ जाए आपके पास तो ये सारे लेक्चर्स निकल आएंगे। आइंदा जब भी कभी आपको रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑनलाइन लेक्चर नहीं लेना, उस टाइम पे भी लिया करें, आपका टाइम सेव होता है, आपको यानी आपका साथ साथ सिलेबस कवर होता जाएगा और नेक्स्ट आपके बर्डन कम हो जाएगा, यानी फिर आप दोबारा आप एक तरह की आपकी रिवीजन हो रही होगी जब आप वैसे क्लास में पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस तरह से। तो अपने टाइम की बचत करें। ज़ाहिर है अब तो आपकी एकेडमीज़ भी बंद है ना, आप एकेडमीज़ में भी नहीं जा रहे, अपने सिंगल्स जो पढ़ना है कॉलेज में ही पढ़ना है, तो इसलिए ध्यान से सीरियस होकर पढ़ें। अल्लाह हाफिज़। आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, कल इंशाल्लाह फिर